हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। एक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है। पिछले सारे लेक्चर्स में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो एनसीईआरटी जो हमारा बोर्ड्स का सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 4 है ये। आज का जो लेक्चर है वो फुली हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है। इसका वेटेज बोर्ड्स के पेपर पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 7 के बीच में इसका मार्किंग होता है। उसके आसपास मार्क्स इस पे आते हैं। इस चैप्टर में एक खास बात यह है कि इस चैप्टर से आपका जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस जो बोर्ड्स प्रेफर करता है, जो 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं बोर्ड्स में, केस बेस्ड क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होता है, बहुत चांसेस होता है कि उसमें से एक क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अच्छे अच्छे सवाल बन पाते हैं, जो हम लोग जनरल लाइफ से उसको उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि जो बोर्ड्स का सिलेबस है, बोर्ड्स का जो नेचर है, बोर्ड्स का जो कहने का तात्पर्य यह है कि बोर्ड्स जो चाहता है कि थोड़ा सा हमारा नॉर्मल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ों को, मतलब अगर टीचर्स पढ़ाते भी हैं तो मैथ्स को ऐसे रिलेट किया जाए जो हमारा नॉर्मल लाइफ से रिलेट। एक चैप्टर है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं हमारे कॉमन लाइफ से। इसलिए इससे केस बेस्ड क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और वही क्वेश्चंस होता है बोर्ड्स में जो बच्चों को परेशान करता है, बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर है क्या? सबसे पहली बात कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो शब्द से ही समझ में आ रहा है, तो हम इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ा जाए, समझा जाए। पहला एक है वो एरिथमेटिक, देन है प्रोग्रेशन। इसको प्रोग्रेशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सीक्वेंस भी कहते हैं। आप सीक्वेंस भी कह सकते हैं, सीक्वेंस, सीक्वेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो पहले एरिथमेटिक होता क्या? एरिथमेटिक इज द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर। जो नंबर्स हम लोग देख रहे हैं उसका कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन 4 तरीके से करते हैं हम लोग। एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो नंबर का कैलकुलेशन करना एरिथमेटिक कहलाता है। जो हम लोग अपना, जो हम लोग करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को लेने के बाद, जो हमारा नॉर्मल तरीका जो होता है। तो एरिथमेटिक क्या होता है? इट इज द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर्स। उसमें एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? ये सब करना है, लेकिन नंबर का, अब नंबर तो आपको मिल गया, तो नंबर का जो अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, नंबर्स का जो अरेंजमेंट हो। प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज डेफिनेट ऑर्डर, सीक्वेंस। आप नंबर को अरेंज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर्स को, बहुत सारे नंबर को साथ में लेके आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर को आप एक कलेक्ट कर रहे हैं। उनका कलेक्शन इस प्रकार से करना है, उनका अरेंजमेंट इस प्रकार से करना है कि एक डेफिनेट ऑर्डर वो दिखाई देगा, एक डेफिनेट ऑर्डर वो दिखाई दे, उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। नंबर्स आपको मिल गया है, बहुत सारे नंबर्स आपको दे दिया गया है, आपको बहुत सारे नंबर को आप कैलकुलेट कर अपने पास ले आए हैं। उन सभी नंबर्स को आप ऐसे, सिंपली अगर बात किया जाए, इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। नंबर्स को कलेक्ट किया गया है, द कलेक्शन ऑफ नंबर, एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना, एक डेफिनेट ऑर्डर। वो डेफिनेट ऑर्डर कैसा होगा वो हम लोग बात करेंगे अभी तुरंत। एक डेफिनेट ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर पाना, डेफिनेट ऑर्डर में, उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेशन। नंबर को लेना, कैलकुलेट करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात तो सर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? आप ऐसे नंबर को अरेंज कीजिए कि कोई भी दो नंबर, आपने 10 नंबर ले लिया, आपने सभी नंबर्स को अरेंज कर दिया, एक कतार में रख दिया, लेकिन एक ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिया जाए, कोई भी दो नंबर लिया जाए, और उसके बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, उसके बीच में डिफरेंस हो, ऑलवेज सेम होना चाहिए। आपने दो नंबर लिया, आपने दोनों को अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद अगर दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, ऑलवेज कांस्टेंट, कोई भी दो नंबर ले लिए, मतलब एक नंबर सेकंड नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा ऑलवेज कांस्टेंट, थर्ड फोर्थ में भी वही डिफरेंस होगा, फोर्थ फिफ्थ में भी वही डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि 1 और 5 के बीच, कॉन्सिक्यूटिव, याद रखिए कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव लेने के लिए बोल रहे हैं हम, कॉन्सिक्यूटिव। अभी कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग पता होना चाहिए, एक के बाद जस्ट दूसरे वाले को लोग कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं। जैसे राम के बाद श्याम खड़ा है, श्याम के बाद राधा खड़ी है, तो राम राधा की बात नहीं हो रही है, राम और श्याम की, श्याम और राधा की बात हो रही है, इसको कॉन्सिक्यूटिव कहेंगे। अगर हमने 4 नंबर ले लिया, 2 4 6, तो कॉन्सिक्यूटिव कौन कौन हो सकता है? 2 4 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 2 6 नहीं हो सकता।
तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो नंबर्स का ऐसा कलेक्शन, ऐसे अरेंजमेंट किया जाए ताकि एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का जो अरेंजमेंट हो, जो भी हो, एक डिफरेंस जो हो ऑलवेज कांस्टेंट रहे। मतलब एक फिक्स नंबर ऐड किया गया है, अगर सिंपल सा बात किया जाए तो अब फिक्स नंबर विल बी एडेड टू अ नंबर। ठीक है। तो इसमें सर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य है। अगर आपको कहा जाए कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना के दिखाइए, तो आपके पास केवल दो चीज पे बात करना है कि सर वो नंबर स्टार्ट कहां से हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, और सर जो नंबर हमको ऐड करना है, जो नंबर हमको चेंज करना है, जो नंबर हमको बनाना है, सेकंड नंबर कैसे प्राप्त होगा, तो वो नंबर एडिंग नंबर क्या है मेरे पास। लेट्स टेक, मान लीजिए हमने कहा कि वो नंबर फर्स्ट नंबर 6 से स्टार्ट हुआ, और जो नंबर फिक्स्ड ऐड किया गया वो नंबर कितना है, तो 3 है। तो 6 के बाद का नंबर क्या हो जाएगा, 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, लाइक दिस चलता जाएगा। मतलब एक नंबर दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस कितना देखिए, 3। इसके इसके बीच का डिफरेंस 3, इसके इसके बीच का डिफरेंस 3, इसके इसके बीच का डिफरेंस 3। तो ऐसा नंबर का अरेंजमेंट, नंबर को इस प्रकार से अरेंज करना कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा ऑलवेज सेम होना चाहिए। अगर आपने नंबर्स को इस तरह से अरेंज कर दिया, एक नंबर दूसरा नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा ऑलवेज सेम रहेगा, तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है। दो कॉन्सिक्यूटिव, याद रखिएगा, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस, ध्यान रहे वो नंबर क्या होना चाहिए, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर होना चाहिए। चलिए समझिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर से थोड़ा सा और रीसमराइज करते हैं। नंबर्स का जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर, नंबर को कलेक्ट किया गया है और ऐसे अरेंज किया गया है, नंबर्स को एक लंबे लाइन में अरेंज कर दिया गया है कि एक नंबर और उसके जस्ट बगल वाले नंबर के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहे। तो फर्स्ट सेकंड के बीच में डिफरेंस सेम रहेगा, सेकंड थर्ड में भी डिफरेंस सेम रहेगा, ऐसे करके। जैसे मान ली मैं एक कतार में खड़ा हूं ऐसे करके, मेरे जस्ट बगल में राधा खड़ी है 2 मीटर पे, फिर सुनैना खड़ी है, फिर श्याम जी खड़े हैं, तो इस प्रकार से हम लोग के बीच का डिफरेंस कितना है, 2-2 मीटर का डिफरेंस है। 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। तो मेरे और श्याम के बीच की बात नहीं हो रही। हाँ, दो कॉन्सिक्यूटिव, एक के जस्ट दूसरे बाद वाला। अगर बात करेंगे श्याम का सुनैना, उसके बाद के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को ध्यान देना है। ठीक है। तो जब भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस को सेम रहेगा, नंबर का अरेंजमेंट किया गया है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम रहता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, या उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं सर वो एपी में है। ठीक है। तो एक जनरलाइज टर्म होता है जिसको लिखने का तरीका होता है, हम लोग देखते हैं उसके बारे में कैसे इसको लिखते हैं। एक जनरल फॉर्म होता है, इसको लिखने का तरीका होता है। तो सबसे पहली बात हमने तुरंत आपको बताया कि अगर सर आपको ये पता चल जाए, अगर ये पता चल जाए कि नंबर स्टार्ट किससे हुआ है, मतलब वो फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा। सबसे पहली बात है फर्स्ट टर्म क्या है और क्या ऐड किया गया है। जैसे हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तो मेरे बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। उसके बाद फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर। तो सर फर्स्ट हम है, मेरे बाद से स्टार्ट हुआ है ना, तो जस्ट 3 3 का डिफरेंस। तो फर्स्ट मेरा, अगर फर्स्ट पता चल गया तो वो कौन कहां पर है वो पता चल जाएगा। सोचिए, अगर हमने कहा कि मेरे और मेरे से जस्ट आगे 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, और मैं सबसे फर्स्ट में खड़ा हूं, और सबके बीच का डिस्टेंस 3 3 मीटर का है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हम सबसे फर्स्ट में खड़े हैं, अब मेरे से 5 ऐसे करके लोग खड़े हैं, ऐसे 5 मीटर के, 3 3 मीटर के डिस्टेंस में खड़े हैं। बोलेंगे थर्ड नंबर का जो आदमी है, उनका और मेरा डिफरेंस, मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 3 3 3, क्योंकि फर्स्ट मेरा पता है, फर्स्ट मेरा पता है। तो फर्स्ट पता होगा तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, कितना भी डिस्टेंस में हो वो निकाल सकते हैं। सेवेंथ नंबर में कौन आदमी खड़ा हो सकता है, अगर हम 7 लोग को अरेंज कर दिए, सेवेंथ में कौन है, ऐसे करके सेवेंथ का कौन है, उसका पोजीशन कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे है, वो निकाल देंगे, या काउंट कर लेंगे। अच्छा कि अच्छा 3 मीटर में है, तो 3 7 जा 21, 21 नंबर में होगा वो। तो 21, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 21 मीटर में, 21 मीटर यहां से नाप लेंगे। अच्छा कौन है, वहां पर सीता खड़ी है, एक मान लेते एग्जाम्पल। समझे कहानी, इस प्रकार से हम लोग इसको डिस्कस। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, तो हम दो चीज के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वो फिक्स डिस्टेंस कितना है, वो फिक्स नंबर जो ऐड किया गया है वो कितना है। मतलब हम जो बोल रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव जो डिफरेंस है, एक और दूसरे के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है और फर्स्ट नंबर कितना है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिखने का तरीका स्टार्ट करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, उसके बाद वाले नंबर में डी जोड़ेंगे, फिर हम लोग 2D, फिर a + 3D,
A+4D, ऐसे करते करते हम लोग इसको अरेंज करेंगे। मतलब पहला जो नंबर होगा, पहले नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पे A+D, फिर इसको फिर डी मिला होगा ना। अगर फर्स्ट को हम लोग रेफरेंस मान लिए, सोचिए, इट इज द रेफरेंस पॉइंट, ये मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है जो मेरा फिक्स्ड है, ये मेरा हटा नहीं। उसके बाद वाला मेरा डी गया, फिर यहां से फिर डी गया, तो इस पे डी गया ना, तो D+D 2D, फिर यहां से फिर डी गया तो A+3D, फिर मेरा 4D, लाइक दिस चलता जाएगा। तो ये मेरा लिखने का एक ऑर्डर होता है, जहां पर हम लोग ए जो होता है ए, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। और डी जो होता है सर, डी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी इज टर्म्ड एज कॉमन डिफरेंस। ए जो कहलाता है हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सर ऐसा हमको तो हमेशा सबके लिए लिखना पड़ जाएगा ना? नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालेंगे। क्या हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको बारे में। जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसमें डी नहीं है, जो मेरा फर्स्ट टर्म है ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, लाइक दिस ऑर्डर वाइज चलते जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, लाइक दिस। थोड़ा ध्यान से इसको रिलेट कीजिए साथ में। तो साथ में रिलेट करते हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो ठीक है, ए है, सेकेंड टर्म में डी ऐड हो गया, थर्ड टर्म में दो डी ऐड हुआ है, मतलब टर्म मेरा 3 है, डी मेरा 2 है, जितने टर्म्स लिया गया उससे एक कम डी है। ध्यान सुनिए, जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसमें डी नहीं है, सेकेंड टर्म में 1D है, थर्ड टर्म में 2D, फोर्थ टर्म में 1 2 4, फोर्थ टर्म में 3D। इस प्रकार से अगर हमसे आप इसी तरीके से अगर ऑर्डर में चले जाएं और आपसे हम पूछें सर 16th नंबर में क्या होगा, 16th पोजीशन में क्या होगा, तो आप बता पाएंगे इसको रिलेट करने के बाद। सर जितना नंबर पे वो होगा, ये तो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, उसमें ऐड किया गया होगा 15D, मतलब जिस पोजीशन पे वो है उससे एक कम डी हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे है उससे एक कम हमारा डी है। स्टोरी क्लियर है? जितना भी पोजीशन पे वो है उससे एक कम मेरा क्या है, डी है। समझिए ध्यान से, बहुत इजी है। ठीक है, ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। तो उस प्रकार से अगर मेरा nth टर्म पूछा जाए, कोई भी टर्म जनरल फॉर्म लाइक दिस, अगर हम nth टर्म को पूछें, इस प्रकार से हम इसको लेके चले, nth टर्म का फॉर्मूला an भी कहते हैं, कुछ बुक में tn भी लिखा रहता है। nth टर्म जनरल फॉर्मूला तो मेरा कैसा होगा सर? तो फर्स्ट टर्म तो मेरा को पता चल गया और वो एक कम है, जिस भी टर्म को निकाल रहा है उससे एक कम है, ये तो मेरा ये जनरलाइज फॉर्मूला है nth टर्म निकालने। ठीक है, n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है। डी मेरा क्या है सर? इट इज कॉमन डिफरेंस, और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ए हमारा क्या है? इट इज द फर्स्ट टर्म। एन क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द टर्म, वैल्यू ऑफ द टर्म, जो भी टर्म के बारे में पूछा गया उसका वैल्यू कितना है। अगर हमने कोई एपी लिख दिया तो मैं बोल रहा हूं 17th पोजीशन पे कौन सा टर्म है, 18th पोजीशन पे कौन सा टर्म है, 20th जगह पे कौन सा है। हमने कोई नंबर का अरेंजमेंट लिख दिया तो हमने बोला कि सर 20th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा इस ऑर्डर में, ऐसे, तो वो मेरा एन कहलाता है, या उसको टीएन भी कहते हैं। ये हमारा इस प्रकार से लिखने का तरीका होता है, पहले ये समझिए ध्यान से। ये मेरा फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। अब केवल हम लोग फॉर्मूले पे ही बात करेंगे। अगर आपको सवाल से ये सब चीज क्लियर हो जाता है कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, टी एन क्या होता है, या फिर ए एन क्या होता है, देन इस चैप्टर में डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, आइए तो हम लोग बातचीत करें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आइए, तो बात किया जाए तो अब थोड़ा हम लोग एक चीज ध्यान सुनिए मेरी बात। अगर आपको एपी बहुत अच्छे से समझना है तो मेरी बात को एक बार बैठा ले दिमाग में। सवाल जैसा मिले, अगर पढ़ने में आपको लगे कि ऐसा कि एक बार आप बना लिए अच्छे से, पूरा बुक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया आपने, एपी को अच्छे से बना लिया, आर्य सवाल बना लिया, एनसीईआरटी बना लिए, या फिर कोई किसी का कोई बड़े इंस्टीट्यूट का शीट शीट अगर आप बना रहे हैं तो कोई शीट वगैरह बना लिए, लेकिन फिर आप उसको, ऐसा नहीं है कि वो आपके बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में हर वो चीज बैठा रहेगा, कुछ चीजें आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो फिर वो क्या है सर जो आप उसके साथ आगे बार नेक्स्ट टाइम जब भी बैठेंगे बनाने के लिए,
जिसको आप साथ में बैठ कर रिलेट कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? तो वो चीजें है क्या, सुनिए मेरा बात ध्यान से। वो चीज ऐसा है कि आपको करना क्या है, आपको दो बात ध्यान रखना है कि एपी का सवाल जब भी मिलेगा सर, आपको एपी का क्वेश्चन जब भी मिलेगा हमको, हम सर दो चीज के बारे में बातचीत करेंगे, इट इज द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर ईपी का आपने फर्स्ट टर्म निकाल दिया, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता चल गया कि हाँ अरिथमेटिक सम्स है, तो आप केवल दो चीज पता करने की कोशिश करें कि फर्स्ट टर्म क्या है, अनकॉमन डिफरेंस क्या है। अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता चल गया, अगर आपने फाइंड करने निकाल लिया, फॉर्मूला वार्मूला पता है, अच्छा खासा आपको याद है, लेकिन आपको सवाल को करना क्या है आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बस दो ही चीज हथियार याद रखिए कि आपको एनी हाउ पता करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन। अगर आपने ये दोनों निकाल दिया तो सवाल में जो भी पूछेगा आप उसके बाद आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक सवाल लेते हैं, बस समझिएगा। ठीक है, छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लेंगे। आशा है आप समझ रहे होंगे अच्छे से, आराम से रुक रुक के समझिए, बहुत आसान सा ही चैप्टर है, हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस इस पे आते हैं और बहुत इजी सम्स आते हैं इसमें बैठ के। ठीक है, ध्यान से आइए, एक हम लोग लेते हैं, एक बना रहे हैं, आपके नंबर का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ऐसे करते करते एक नंबर को हमने लिखा है लाइक दिस। मैंने बहुत सारे नंबर को इस प्रकार से, और भी नंबर्स लिखे हुए थे, हमने ऐसे लिख दिया। तो पहले पता करना है कि सर सही में ये एपी है, हम देखेंगे कि 97 में से कितना, अच्छा 94 मतलब कुछ घटाया गया है। जरूरी नहीं है कि जोड़ा ही जाएगा, लेकिन फिक्स नंबर को घटाया जा सकता है। वो नंबर नेगेटिव भी हो, जोड़ा जाने वाला नंबर में भी हो सकता है कि जोड़ा ही गया होगा, लेकिन जोड़ा गया हुआ नंबर क्या है जरूरी नहीं, हम तो बोले नहीं एक बार भी ऐसी बात, हम बोले क्या कि वो नंबर पॉजिटिव ही होना चाहिए जोड़ा जाना नंबर। हमने कहा फिक्स नंबर विल बी एडेड, वो फिक्स नंबर जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हम नहीं बोले कि वो जोड़ा जाने वाला नंबर जो होगा वो फिक्स नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ा जाने वाला नंबर नेगेटिव है, क्योंकि जोड़ा जाने वाला अगर नंबर अगर नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पर कभी नंबर घटता नहीं बढ़ता। तो 97 में से कुछ घटाया गया है 3, देखिए 97 में से 3 का 94, फिर थ्री लाइक दिस, मतलब 3 को माइनस किया गया है, ऐसे करके कुछ किया गया है। ठीक है, ऐसे किया गया है भाई, समझिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हाँ सर ये एपी में है, हमने समझ गया कि हाँ एपी में है, इज इट इन एपी। ठीक है, अब ये एपी में है तो हमसे पूछा है कि सर बताइए कि इसका 18th टर्म क्या होगा, लाइक दिस बोलिए 18th टर्म कितना होगा। तो 18th टर्म कितना होगा उसको जानने से पहले हमको अभी तुरंत बताएं आपको कि सर आप पता कीजिए कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालने की जरूरत पड़ती नहीं ज्यादा, जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, पहला वाला जो नंबर होता है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 97, तो ए का वैल्यू हो गया 97। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, किसी भी दो टर्म्स को माइनस कर दीजिए, लेकिन सेकेंड वाले को फर्स्ट से करते हैं। तो यहाँ पर माइनस कर दिए 94 माइनस 97, इट इज -3, -3 इज द, दोनों को माइनस करके मेरे पास ना -3 आंसर हमें आया। चलिए ए भी निकल गया मेरा, डी भी निकल गया। अब हमको निकालना है 18th टर्म, मतलब 18th नंबर पे कौन सा है, मतलब एन का वैल्यू पता है हमको, वैल्यू पूछा है 18th नंबर पे कौन सा नंबर है, 18th पोजीशन पे कौन सा नंबर, मतलब एन 18th पोजीशन पे कौन है। एन का वैल्यू दे दिया है मेरे पास 18। हमको निकालना है ए 18। तो ए एन का फॉर्मूला होता है मेरे पास, चलिए ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको एन का वैल्यू पुट करना है 18, एक 18, ए का वैल्यू पता है मेरे को 97 प्लस एन का वैल्यू 18 -1 एंड डी इज द -3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 97 18 -1 17, 17 इंटू -3, 97 -51, 7 -1 4, 9 -5 4, सॉरी 7 -1 6 होता है, क्या लिख रहे हैं हम, मिस्टेक्स। 7 -1 6 हो गया, 9 -4 फिर ना वो नंबर क्या हो सकता है 46। मतलब इस एपी में, इस एपी को हम तोड़ते हुए जाएंगे, अब मान लीजिए 18th पोजीशन यहाँ पे आया तो यहाँ पर पक्का 46 आएगा, 18th नंबर पे कौन है 46। ठीक है, तो यहाँ तो दिया हुआ था कि एपी है। ठीक,
ध्यान से। क्लियर। चलो और आसान से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो और बात करते हैं। समझिएगा। और हम लोग बेसिक, अभी बेसिक से बात कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा उसमें नहीं आया है। अभी सवाल पे होता नहीं आया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आया है। हम लोग बहुत बेसिक सा सवाल उठा रहे हैं ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एपी होता क्या है। पहले एपी को समझिए क्या होता है, क्या है एपी। चिंता का विषय नहीं है। अब आइए हम एक और लेते हैं सवाल। 48, 46, 44 लाइक दिस करते 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 ये पहुंच गए हैं, मान लीजिए -72। रुक गए -72। ऐसे करते करते पहुंच गए -72। -70 तो पूछ रहा है कि -72 जब आया वो किस नंबर पे आया। -72 मिल गया हमको, वैल्यू पता चल गया। हमको पता नहीं है कि कहां पर वो आया। जैसे फर्स्ट नंबर है 48 है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे निकल जाएगा, फिफ्थ पे निकल, सिक्स में, तो सर -72 कहां पे होगा। ये -72 वेयर, वेयर कितने पोजीशन पे है। जैसे मैंने कह दिया कि हाँ, जैसे एक कतार में 25 लोग खड़े हैं, पहले नंबर पे सीता खड़ी है, फिर गीता खड़ी है, फिर सुनीता खड़ी है। हम बोलेंगे सर मोहन कितने नंबर पे खड़ा है। मोहन कहाँ खड़ा है, तो पता है कि वो मोहन है, लेकिन खड़ा कहाँ पे है। उस तरह -72 है यहाँ पे, लेकिन वो है कहाँ पे, मेरे को ये बताना है। कहानी समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। -72 है, ये एक एपी है, -72 आएगा, लेकिन वो कहां पे आएगा ये बताइए मेरे को, ये सवाल है। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं जो हमने बताया सबको। ए का वैल्यू हो गया 48, डी निकालने के लिए हम लोग सेकंड को फर्स्ट से माइनस करते हैं, -2। नाउ मेरे को एन पता है -72। सर ने बताया, हम समझ गए कि सर एन मेरे को पता है, मेरे को वैल्यू पता है, मेरे को बताना है कि वो है कहां पे। ठीक है। चलिए आइए, एन पता चल गया, तो एन का सर फॉर्मूला होता है A+n-1 × डी। एन का ये फॉर्मूला होता है। तो ए का वैल्यू 40 है, एन के बारे में नहीं पता, डी के बारे में पता चला है सर -2, एन भी मेरे को पता है -72। क्लियर है। 48 इधर लेके आ जाते हैं, -72 -48 +n-1 × -2, 8 और 2 10 हो गया, 7 4 11 -120। क्लियर है। चलिए अब -2 इधर है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -2 क्योंकि हम मल्टीप्लाई में था, हम छोड़ दिए n-1, माइनस माइनस कट गया, 2 से 60 टाइम्स कट गया, तो n-1 का वैल्यू निकला 60, n का वैल्यू निकलेगा 60 + इट इज 60। मतलब मेरा 72 जो है सर, -72, वो इस एपी में कहां पर पहुंचेगा सर, 61 पोजीशन पे जो नंबर निकलेगा। तो पहले में 48 है, सेकंड में 46 है, थर्ड में 44 है, फोर्थ में मेरा 42, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे तो 61 नंबर पे मेरा निकलेगा -72। समझ में आ रहा है। जैसे हमने कहा कि मेरे जस्ट आगे सीता खड़ी है, फिर गीता खड़ी है, फिर सुनीता खड़ी है, तो मोहन कहाँ खड़ा है, तो 15वें नंबर पे खड़ा है, 15वें नंबर पे खड़ा है, ऐसे करके हम बोल दिए। तो हम लोग को बीच का डिस्टेंस पता था तो तुरंत निकाल दिए। तो मेन ये चीज है कि हमको दो चीज पता होना चाहिए। पहला दिस वन, अब ये आपको समझ, सवाल देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो बोलना क्या चाहता है। ठीक है। थोड़ा सा रुके, थोड़ा पानी पी ले। चलिए आइए, अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस किया जाए सवाल। होपफुली आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में सोचिए। अगर मान लीजिए हमको किसी एपी का ए और एन, ए और डी पुट कर दिया, मान लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कहें कि देखिए, तो थोड़ा समझिएगा, तो आपको हम तो अगर घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको आशा है कि आप घूमिएगा नहीं। घुमाने मतलब कि सवाल के साथ आपके साथ खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आशा है कि आप, आइए अब हम लोग बात करेंगे। अगर किसी एपी का ए और डी अगर आपको पता हो, हम्म, क्या बोलना चाहते हैं सर। देखिए स्टोरी कुछ ऐसा है कि कोई एपी है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, लेकिन उस एपी के बारे में
पूरा जानकारी नहीं दिया, केवल बोला कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। मान ली एपीएम मान ली इसका फर्स्ट टर्म 5 है एंड कॉमन डिफरेंस डी है, तो बताइए कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ये कितना होगा। तो एक जनरल फॉर्मूला जो मेरे पास था उसमें nth टर्म क्या होगा, लास्ट वाला टर्म क्या होगा। तो हम लोग an के लिए फॉर्मूला जानते हैं सर, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, n के बारे में नहीं पता, डी के बारे में पता है 3, 5, 3n-3, 5-3 2 +3। चलिए, अगर किसी एपी का आपको ए और डी पता है तो आप nth टर्म देखिए ध्यान से, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में, जिस वेरिएबल मेरा एन है। स्टोरी ध्यान से समझिए, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा, लेकिन जानिएगा तो ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। मतलब किसी भी एपी का अगर आपको ए और डी पता है तो उसका अगर nth टर्म निकालेंगे तो कैसा फॉर्म में आएगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ an, दैट इज 2 प्लस 3n निकल के आया। ठीक है, अब आगे सुनिए कि सर अगर ये और ये दिया हुआ है तो ये निकालना आसान है। मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर नोन है और बोला जाए कि सर बताइए कि nth टर्म कितना होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि सर आपका nth टर्म कुछ ऐसा है, 7-5 है, लीजिए आपका nth टर्म कुछ ऐसा है, अब बताइए कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा एंड कॉमन डिफरेंस क्या, फर्स्ट टर्म क्या होगा। और ये बोल दिया कि सर एक एपी है जिसका nth टर्म निकाल चुके हैं 7-5n, मतलब उल्टा जाने के लिए बोल रहा है, सर कोई एपी था जिसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, आपको nth टर्म निकालने के लिए दे दिया, आप निकाल लिए, इजी है, फॉर्मूला पुट कर दिया, हो गया। लेकिन अगर आपको कहा गया कि सर एक एपी है जिसका nth टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, यहां से यहां आने का चांसेस बहुत कम होता है सर एग्जाम में आने का। आपके एग्जाम में ये आता है, बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि हमने बताया ही था आपको कुछ देर पहले ही कि अगर किसी एपी का आपको सब कुछ निकालना है तो आपको दो चीजें बात करना बहुत जरूरी है, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी का आपको nth टर्म पता है, आपको निकालना है ए और डी। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज द, किसी एपी का जो पहला वाला टर्म था उसी को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, मतलब वो टर्म जो है एन का वैल्यू 1 होगा, एन के वैल्यू 1 के लिए हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा। मतलब अगर हम एन का वैल्यू सर 1 पुट कर दिए, पुट एन का वैल्यू हम 1 पुट कर दिए तो मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगा A1, 7-5 इंटू 1, 7-5। मतलब इस एपी में मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो मेरा 2 है। अगर हमको सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 पुट करेंगे, 7-5 इंटू 2, 7-10 -3। ये हमारा है सेकेंड टर्म, ये हमारा है फर्स्ट टर्म। हम डी निकालने के लिए आपने सर बताया था सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म, लेकिन पहले से पता है कि ये एपी है, सर डेफिनेशन में भी यही कहा था कि अगर किसी एपी का nth टर्म निकालते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म में आता है, और सर ये है भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ax प्लस बी के फॉर्म में होता था। ठीक है, तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं ऑलवेज, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को माइनस करने से जो आता था उसको डी कहते थे हम लोग। तो सेकंड टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म इज 2, एंड व्हाट देन द कॉमन डिफरेंस इज -5, मतलब उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा मेरा -5। मतलब किसी भी एपी का अगर आपको कह दिया जाए, किसी भी एपी का अगर nth टर्म दिया हुआ है, पुट करके निकाल दिया पहले, ए और डी दिया हुआ था, पुट करके nth टर्म निकाल दिया, लेकिन आपको ए और डी निकालने के लिए बोल दे और वो वाला टर्म निकाल दे दिया जाए ये इस तरह के फॉर्म में, अब पूछा जाए कि ए और डी क्या होगा, तो ये प्रोसेस, फर्स्ट टर्म निकालिए, सेकंड टर्म निकालिए, फिर डी निकालिए। ठीक है, अब इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी है। वो शॉर्टकट तरीका है क्या, कि कभी भी किसी भी एपी को जनरल टर्म जो होगा वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा, सॉरी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का फॉर्म में होगा। अभी मैंने बताया आपको, तो सर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है, सही भी बोले हम, इस तरह का फॉर्म में भी था और एपी को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो अगर बेसिकली ये सवाल एमसीक्यू में पूछता है, एमसीक्यू में, तो समझिएगा ध्यान से।
तो मिटाते हैं हम इसको। ठीक है, आपके समझने के लिए समझाते हैं। मतलब अभी हमने बताया कि किसी भी एपी का अगर nth टर्म हम निकालेंगे, किसी भी एपी का अगर nth टर्म निकालेंगे, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an+b। ज्यादा अच्छा रहेगा ए मत लीजिए, क्योंकि ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है। pn ले लेते, pn+q। ठीक है, तो ध्यान समझिए, ध्यान से, बहुत इजी है। इस तरह का फॉर्म में होगा, एन मेरा होगा, एन मेरा होगा, और कोई कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म मेरा होगा ये और ये दोनों का सम होगा। क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखिए ए का वैल्यू 1, तो ये एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर पी आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा, मतलब p+q, दोनों नंबर का सम जो भी निकलेगा, दोनों कोएफिशिएंट का सम। अब एन का कोएफिशिएंट मान लिया, आपको बोल दिया फर्स्ट टर्म निकालेंगे इस एपी में, तो दोनों कोएफिशिएंट को जोड़ दीजिए, 7 - 5 इट इज 2। याद कीजिए 2 ही था, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए। अब कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो जो एन का कोएफिशिएंट होता है, एन का कोएफिशिएंट, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होगा, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, जो कॉमन डिफरेंस हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एन। एन का जो कोएफिशिएंट होगा वही मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहाँ एन का कोएफिशिएंट कितना है, पी, यहाँ कितना है, एन का कोएफिशिएंट -5, तो डी का वैल्यू निकल के आ गया माइनस। आप यहां भी देख सकते हैं, यहाँ एन का कोएफिशिएंट कितना है, 3, देखिए कॉमन डिफरेंस 3। फर्स्ट टर्म कितना है सर, ए 5 है, तो आप आराम से देख सकते हैं, जो फ्री टर्म है और एन का कोएफिशिएंट दोनों को जोड़ दीजिए, 2+3। क्लियर है। जैसे अभी आपसे सवाल एक पूछते हैं, देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। अगर मैंने कह दिया कोई एपी है, वो है 3+4n, और किसी कहा कि सर ए कितना होगा, डी कितना होगा, तो ए कितना हो जाएगा सर, दोनों का सम, और सर डी कितना होगा, एन का कोएफिशिएंट। और स्टोरी क्लियर है। ये आपको एमसीक्यू में बहुत कारगर रहेगा, दिस विल एमसीक्यू का बढ़िया आपका, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं 20 एमसीक्यू रहते ही रहते हैं आपके बोर्ड्स में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका ये बहुत अच्छा रोल निभाएगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा ये हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मेरा पी हो गया। क्लियर है। इस तरह का फॉर्म में याद रखिए, या इससे याद रखें, जैसे भी याद रख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एन, एंड द फर्स्ट टर्म इज द सम ऑफ द फ्री वाला टर्म जो भी है, कांस्टेंट टर्म, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, एन का जो वेरिएबल है, एन जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब अगर आपको कह दिया जाए, कोई एक दे दिया जाए, बोले कि क्या प्रूफ करना है कि सही में ये एपी में है, मतलब एक आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाए, बोले इट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस एपी है कि नहीं, ये प्रूफ करना है। एन दे दिया है, और एन एपी के बारे में नहीं बोल रहा, बोला एक सीक्वेंस है ये, तो ये सीक्वेंस एपी है। एपी के लिए क्या था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या चाहिए, चाहिए था, याद कीजिए कि दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। जो हमारा बातचीत आपसे हुआ था, जो आपसे हम डिस्कस किए थे कुछ देर पहले अभी, कि अगर कोई एपी को प्रूव करना है कि वो, कोई एक एक्सप्रेशन को प्रूव करना, सॉरी एक सीक्वेंस को प्रूव करना है कि वो एपी में है, तो हमको क्या चीज चाहिए कि उसके सेकंड वाले टर्म को उसके फर्स्ट वाले टर्म के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, उसके बीच का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। ये हमारी बातचीत आपसे हुई थी, और थोड़ी सी बातचीत करते हैं हम लोग अच्छे से। अब मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया कि आपको प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस है कि नहीं, ये मेरा ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं, इसको यहां यहां रखा जाए। आपको एक सीक्वेंस दिया गया, वो बोला जाए कि प्रूफ किया जाए ये सीक्वेंस है, ये दिया हुआ रहेगा ये सीक्वेंस है, लेकिन वो सीक्वेंस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, एरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं, वो प्रोग्रेशन में है लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ये प्रूफ करना आपको। जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपको दे दिया गया nth टर्म दिया है 2n+3, और ले लेते हैं हम लोग 2n+5 ले लेते हैं। एक और सीक्वेंस लेते हैं हम लोग, चलिए एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, an ले लेते हैं हम लोग n² + 2। ठीक है, n² + 2 एक सीक्वेंस बता रहा है, ये अपना अलग रूप का एक सीक्वेंस बता रहा है,
दो सीक्वेंस हम लेते हैं, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों में से कौन सा है जो एपी में है। आपको हम तरीका बता रहे हैं, ध्यान से हमारी बात सुनिए, स्टेप्स ध्यान रखिएगा। आप कभी प्रूव करने बोले कि वो एपी में है कि नहीं है, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। स्टेप वन में क्या करना है सर आपको? स्टेप वन में पहले आपको रिप्लेस करना है एन को एन प्लस वन से। तो यहां पर भी करेंगे, स्टेप वन में एन को रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन से। ठीक है, क्योंकि हमको, सोचिए, दिमाग लगाइए, अभी आप पहले हमको प्रूफ कर देते हैं, फिर आपको हम बता देंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। पहले आप समझ जाइए, ऐसा नहीं कि रटने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली बात है। आपको पहले प्रूफ कर लेने दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो एपी में होगा, दूसरा वाला एपी में नहीं होगा। पहले एन को रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन से, तो एन को रिप्लेस किया जाए एन प्लस वन से, तो ये हो जाएगा टू एन प्लस वन, और ये हो गया फाइव। सॉल्व करेंगे तो टू एन प्लस टू प्लस फाइव, टू एन प्लस सेवन। एन को एन प्लस वन से रिप्लेस करेंगे तो ए एन प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन प्लस टू, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस थ्री। ये मेरा ए एन प्लस वन। ये स्टेप वन का स्टोरी था। स्टेप टू में हमको क्या करना है? स्टेप टू में हमको करना है कि आपको ए एन प्लस वन और ए एन को माइनस करना है, ये निकालना है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन निकालना है। तो ए एन प्लस वन कितना है? टू एन प्लस सेवन माइनस ए एन। ठीक है, टू एन प्लस सेवन माइनस टू एन माइनस सिक्स, टू एन कैंसल आउट, सेवन माइनस फाइव टू। क्लियर? चलिए अब यहां पर वही काम करेंगे, हम लोग निकालेंगे ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन का वैल्यू निकाले एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस थ्री माइनस एन स्क्वायर माइनस टू, तो एन स्क्वायर कैंसल आउट, ये हो जाएगा टू एन, थ्री माइनस टू वन, टू एन प्लस वन। ठीक ना? जब भी आपको कोई भी सीक्वेंस दिया हो और आपको ये स्टेप्स को आपने फॉलो किया, और जिस सीक्वेंस में एन प्लस वन और एन को माइनस करने के बाद अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, मतलब जो वेरिएबल्स है फ्री टर्म्स, मतलब जो टर्म निकल के सामने आया, इट इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। ध्यान सुनिए, वेरिएबल क्या था आपके पास? वेरिएबल मेरा एन था, एन से फ्री हो गया। जब भी आपको ए एन प्लस वन और ए एन को माइनस किया जाए और इट फ्री फ्रॉम एन आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? यस, इट इज इन ए। और अगर ना आए, नो, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। अगर वो फ्री हो जाए nth टर्म से, तो हम लोग बोलेंगे कि वो, अब सोचिए, दिमाग है कि सर ऐसा क्यों है? अगर फ्री होगा तभी तो, हमको याद कीजिए, जब भी हम लोग एक एक्सप्रेशन को लिख रहे होते हैं, हमको ऐसे लिखना है एक सीक्वेंस को जिसमें एक का सेकंड वाले टर्म का फर्स्ट वाले के बीच में हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए मेरे पास n और उसके बाद वाला n प्लस वन, जस्ट उसके बाद का डिफरेंस। आप ध्यान से देखिए, ये टू नहीं है, इट इज अ कॉमन डिफरेंस, n से सामने वाला कॉमन डिफरेंस। तो हमारा है, तो ये कॉमन डिफरेंस है, ध्यान रखिए, इट इज अ कॉमन डिफरेंस। ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस टू है, और ये ऑलवेज टू ही रहेगा। हम एन प्लस टू लेके फिर करेंगे इसके बीच में, फिर वही आएगा, टू ही आएगा। ये दोनों को अगर हम एक और टर्म ले लिए एन प्लस टू, और ये दोनों को साथ में करेंगे, तो फिर वही टर्म आएगा, टू ही आएगा। समझ रहे कहानी? तो ये तरीका है प्रूफ करने का कि आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो एपी है। सॉरी, क्लियर है? चलिए, अब बढ़िया, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अभी। ये सवाल थोड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, और बहुत इजी होता है, हार्ड नहीं आता। बहुत इजी आते हैं सवाल इसके बेस्ट। एपी पे सवाल हार्ड नहीं आता, खाली कॉन्सेप्ट एक बार गेन कर लीजिए, फिर बहुत मजा आता है इस चैप्टर पढ़ने में। आगे बढ़ा जाए। अब आपके पास एक सवाल पूछते हैं, एक आध सवाल किया जाए। तो सवाल कुछ ऐसा है
कि अगर आप किसी भी टेबल को लिख रहे हैं, कोई भी नंबर का टेबल लिख रहे हैं, तो एक सीक्वेंस बनाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी भी टेबल, हम टू का टेबल लिख रहे हैं तो टू का स्टार्ट होता है टू 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 टू, डिफरेंस टू टू करें। थ्री का टेबल लिख रहे हैं तो भी है, फोर का टेबल लिख रहे हैं वो भी है। जैसे हम लोग के क्या होता था कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि टेबल मतलब 10 तक, नहीं मतलब नहीं है, 10 तक याद रखने बोलते थे लोग, उसके बाद भी होता है 11 12 13 14, उसके बाद भी लोग चलते हैं, 7 का 11 टाइम्स 77, 7 का 12 सम 84, ऐसे करके तो लोग। तो अगर 7 के मल्टीपल में अगर नंबर को हम कंटिन्यूअस लिख रहे हैं तो दैट फॉर्म एन एपी, जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस 7 का होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमने कहा कि 2 डिजिट का वो कितना सारा नंबर होगा जो 7 के टेबल में आता है, ये 2 डिजिट का कितना सारा नंबर जो 5 के टेबल में आता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5। तो पहले 2 डिजिट का नंबर कहां से कहां तक होता है वो पहले लिखते हैं। तो दो जो 2 डिजिट का नंबर जो होता है सर, स्टार्ट होता है 10 से, और सर एंड करता है कहां पे, 99 में। अब हमको 10 से स्टार्ट करना है, 99 पे एंड करना है, और 5 के टेबल में आने वाले नंबर को लिखना है। सबसे पहले सर 10 ही है जो 5 टेबल में आता है, उसके बाद क्या आता है सर, 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, ऐसे करते करते 99 से पहले 95। चलिए, और कोई नंबर नहीं होगा 2 डिजिट का जो 5 के टेबल में आ रहा होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक तरह का नंबर का कलेक्शन है जो एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसके बीच का कॉमन डिफरेंस 5 है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 10। मतलब फर्स्ट टर्म इसका 10 है, और कॉमन डिफरेंस मेरा 15 माइनस 10, इट इज 5। ये मेरा कॉमन डिफरेंस है। अब हमको पता करना है कि कितना सारा नंबर है जो 2 डिजिट का है और 5 के टेबल में आता है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 5, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, सॉरी, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 5। तो 2 डिजिट के कितने सारे नंबर है जो 5 टेबल में आते हैं, तो 90 तक रुक गए हम लोग। मेरे को ये भी पता चल गया सर कि लास्ट कहां पर जाके रुका है ये, तो ये मेरा nth टर्म हो गया, लास्ट जो है मेरा 95 में जाकर रुक गया है। तो एन का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 95। ए का वैल्यू कितना है सर, इट इज 10 प्लस एन माइनस वन, एंड डी का वैल्यू 95। 10 मेरा यहाँ पर मल्टीपल ऐड में इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस वन 5, 90 माइनस में, देखिए सब ये आपको आना चाहिए। ये हो गया 85, नीचे में आ गया 5, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया, ये कट गया आपका 17 मार, एन का वैल्यू हो जाएगा 80। ठीक है, मतलब आपको ज्ञान यहीं तक, ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन है जो वैल्यू पुट किया गया है, सॉल्व किया गया है, नॉर्मल सिंपल इक्वेशन है जो आप क्लास 8 9 में पढ़े हैं, 7 8 9 में। तो वही उसी के बारे में, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल, देखिए 10 जिस प्रकार से इसमें एन का वैल्यू को निकालना है। तो यहां से लेके यहां तक के बीच में मेरे 5 के टेबल में आने वाले कितने सारे नंबर हैं, 18 नंबर्स जो 5 के टेबल में आते हैं, और कोई नहीं होगा 2 डिजिट का नंबर में। ठीक है, और भी बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा लिया जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ऐसे चलिए और भी सवाल लेते हैं हम लोग कि अब 2 नंबर लेते हैं, ऐसा कितना सारा 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 में भी आता है, ठीक ना। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर लेना है हमको, 2 डिजिट का नंबर लेना है दैट डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, दोनों के टेबल में आता है। हमको 2 और 3 के टेबल में आने वाला 2 डिजिट का सारा नंबर लिखना है। तो सबसे पहले सर 2 के टेबल में आने वाला 12 है। चलिए, देखिए ये थोड़ा सा बेसिक का कॉन्सेप्ट, 2 और 3 के टेबल में आने वाला जो नंबर होगा वो पक्का 6 के टेबल में आएगा, तभी 2 और 3 में जाएगा। 6 के टेबल में 2 3 जा 6, 2 में भी जाएगा, 3 में भी जाएगा। तो जो 6 के टेबल में जाएगा वही मेरा 2 और 3 में दोनों में जाएगा, और कोई नहीं होगा। ध्यान सुनिएगा, और कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं। अगर 2 में जा रहा होगा फिर 3 में नहीं जाएगा, और 3 में जा रहा होगा फिर वो 2 में नहीं जाएगा। जो 6 में जाएगा वो 2 में भी जाएगा, वो 3 में भी जाएगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि 6 का फैक्टर 2 और 3 है, और कोई फैक्टर नहीं है उसका, है 1 और 6 भी है, ठीक ना, लेकिन 2 और 3 दो अलग अलग फैक्टर्स।
ठीक है, तो 2 और 3 में जो जा रहा है वो 6 में कंफर्म जाएगा, तो 6 में जो जा रहा है वो 2 और 3 में कंफर्म जाएगा। तो अगर हमको देखना है कि 2 डिजिट का कितना सारा नंबर है, 2 डिजिट का कितना सारा नंबर है जो 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, तो पहले हमने वही तरीका स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किससे करेंगे सर? तो हाँ, 10 से शुरू हो गया 2 डिजिट नंबर, और एंड किया है सर कहाँ पे? 99 पे। तो सबसे पहला नंबर जो 6 का टेबल में जाता है वो क्या है सर? 12। फिर 18, फिर 24, ऐसे करते 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 हम लोग जाएंगे। एंड कहाँ करेगा सर? तो 99 से पहले, 99 3 में जाता है, 2 में जाता है, 99 से पहले 98 में जाता है, तो वो सब अपने आप एज्यूम कर लीजिए, आप मतलब देख लीजिए जो कुछ ना, एज्यूम नहीं करना, मतलब देख लेना है। उसके बाद जस्ट पहले वो नंबर होगा हमारा 96, जो देखिए 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, और कोई नंबर नहीं। 98 2 से जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा, और 90 से देखिए 3 6 से जा रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए इस बात का। तो ये नंबर मेरा निकल गया, और ये हमको क्या बना रहा है? एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। इसे मेरा फर्स्ट टर्म 12 है, डी मेरा 6 है। ठीक है, अब हमको निकालना है एनएथ टर्म। एनएथ टर्म दिया हुआ है, सॉरी एन निकालना है, कितना सारा नंबर है। एनएथ टर्म दिया हुआ है ए प्लस n-1 डी इक्वल टू 96। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? 12। एन के बारे में नहीं पता, डी का वैल्यू 6 इक्वल टू 96। 12 माइनस कर देंगे, 6 डिवाइड कर देंगे, तो n-1 96 माइनस 12/6, तो n-1 96 माइनस 12 84/6। n इक्वल टू 14 प्लस 1 इट इज 50। मतलब टोटल 15 नंबर होंगे 2 डिजिट के, जो 2 के टेबल में जा रहे होंगे और 3 में भी जा रहे होंगे। ठीक है, 2 में भी जाएंगे, 3 में भी जाएंगे, दोनों में जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सारे 15 नंबर होंगे, देखा, ध्यान रखिए इस बात का। थोड़ा एक क्वेश्चन को 3 डिजिट का देख लेते हैं, जब 2 डिजिट की बात कर ही लिए हैं तो 3 डिजिट की बात कर लेना चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं 3 डिजिट का, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे हल्का सा। हमको पता करना है कि सर 3 डिजिट्स के कितने सारे नंबर है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कितने सारे नंबर हैं 3 डिजिट्स के जो डिविजिबल है 7 से, पता कीजिए। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट कितने सारे नंबर 7 टेबल में आते हैं, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहला नंबर, पहले 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं सर? 100 से, और एंड कहाँ करते हैं? तो 999 से। अब इसके बीच में हमको नंबर निकालना है, कितना? 7 के टेबल में जाने वाले नंबर। तो सबसे पहला नंबर 7 टेबल में जाने वाला वो क्या है? तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, तो इजी तरीका है, अगर समझ में नहीं आता है। आप स्टार्ट कीजिए 100 से, और एंड कहाँ करेगा सर? 999 पे मेरा एंड करेगा 3 डिजिट का नंबर। अब इसके बीच में 7 टेबल में आने वाला नंबर निकालना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100, हमको 7 का निकालना है ना, तो इसको 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा। सोचिए, यहां पर 2 नहीं बचता, अगर यहां पर रिमाइंडर 2 नहीं बचा, थे 7 टेबल में जाना चाहिए था, मतलब यहां पर 0 नहीं चलेगा। यहां पर ऐसा नंबर चाहिए जो उसका टेबल में आए, तो मतलब 5 चाहिए। 3 के टेबल में 28 के बाद 35, मतलब यहाँ पर 5 चाहिए, मतलब पहला नंबर मेरा 5 है। या फिर रिमाइंडर जो बच रहा है ना, इसको इससे माइनस कर दीजिए, जो नंबर निकल के आता है उसको इसमें ऐड कर दीजिए, ये भी एक तरीका है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप यहीं पर ऐसे समझिए, डिवाइड कीजिए और समझिए कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो रिमाइंडर नहीं बचने के लिए क्या चाहिए हमको? यहाँ पर पूरा कटना चाहिए। तो क्या चाहिए? यहाँ पर 5 चाहिए, तब यहाँ पर 35 होता, 5 बार में कटता, और मेरे को आंसर मिल जाता। ये हम करते हैं आराम से, समझ रहे स्टोरी? तो मेरा पहला नंबर जो होगा वो मेरा 105। अब फर्स्ट नंबर निकल गया तो बाकी सब निकाल सकते हैं, 112, 119, लाइक दिस चलते जाता है। अब हमको लास्ट का नंबर निकालना है, कौन सा नंबर है लास्ट? चलिए, अब यहाँ पर लास्ट नंबर को निकालते हैं, 99999। अब इसको हमको 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 7 से 1 बार में 7, 2, 7 4 जा 28, 1,
और ये 9, सोच दिमाग लगाइए। हम कह रहे हैं यहाँ पर हमको 999 से ऊपर तो जा नहीं सकते, हमको पीछे जाना होगा। तो हमको 19 नहीं चाहिए था, 19 से कम बचना चाहिए था। तो क्या चाहिए था यहाँ पर? तो सर 19 ने यहाँ पर को कम उतरना चाहिए। 1 के बाद जो 7 टेबल में आने वाला कौन चाहिए हमको? सर यहाँ 4 चाहिए, मतलब यहाँ पर 4 चाहिए हमको। दिमाग लगाइए, हमको 999 से नहीं चाहिए और 99 से ऊपर भी नहीं जा सकता, हमको 4 डिजिट हो जाएगा। हमको 4 डिजिट से पहले चाहिए, तो हम यहाँ से डिवाइड कर लिए, 1 बचा। हमको यहाँ पर 9 उतर रहा है, तो 9 हमको नहीं चाहिए। 9 के बाद अगर फिर ऐड करें 21 हो जाएगा, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 चाहिए, तो मेरे पास नंबर निकलेगा 99। स्टोरी क्लियर है? तो यहाँ से मेरे को नंबर पता चल गया वो कौन कौन सा नंबर होगा जो 7 के टेबल में जा रहा होगा। तो बहुत बेसिक से हमको समझा रहे हैं आपको हम। ये आपको बेसिक्स नॉलेज है, ये सब बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी जानिए। अब यहां से मेरा फर्स्ट टर्म पता चल गया कितना है? 105। कॉमन डिफरेंस 112 माइनस 1057। द लास्ट टर्म इज 994। लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म के लिए क्या था फॉर्मूला लिख दिया हमको। लास्ट टर्म मेरा ए 994 है, ए निकल गया, ये कितना है? 105। एन का वैल्यू नहीं पता, डी इज 7। चलिए अब हम लोग फिर वही सॉल्व करेंगे। 994 इधर भेजते बाई 7, यहाँ निकल के आ गया एन माइनस वन। 994 और 105, 14 + 5। यहाँ से हमारा एन निकल गया 127 + 1, 128। ये हमारा एन। मतलब इस एपी में जो 3 के टेबल, सॉरी, 3 डिजिट्स के सारे नंबर जो 7 के टेबल में आते हैं वो कौन कौन से? वो कितने सारे नंबर हैं टोटल? टोटल 128। टोटल 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 टेबल में आते हैं और वो 3 डिजिट्स के। ये स्टोरी बताना चाहता है। ऐसे थोड़ा बहुत सवाल पूछे आते हैं तो 2 नंबर के, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आइए अब, ये आपका एनसीईआरटी में ये सवाल है और बहुत बार एग्जाम में आया भी है। अगर आपके पास एक और चीज दे रहे हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। अगर आपके पास 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है तो ध्यान समझिएगा इस चीज को। मैं कहूंगा थोड़ा इसको याद के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है और ये तीनों टर्म्स एपी में है, क्योंकि सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अगर 3 टर्म्स है वो एपी में है, हमको पता नहीं वो 3 टर्म्स क्या क्या है, हम 3 टर्म्स को मान लिए ए, बी और सी, और तीनों कैसा है? ये तीनों टर्म्स कैसे हैं? सर ये तीनों टर्म्स एपी में है। सर हमको 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मिला। 3 कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तीसरा, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, और तीनों टर्म्स एपी में है। ध्यान रखिएगा, ठीक ना? अब इसको अगर तीनों टर्म्स एपी में है तो ये तीनों में क्या रिलेशन होगा? अब 3 में रिलेशन देखिए ध्यान से। तो सर आपने बताया कि अगर ये एपी में है, इसके इसके बीच का डिफरेंस और इसके इसके बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा, जिसको हम लोग डी कहेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, अरे इसके लिए कॉन्सिक्यूटिव, इसके लिए कॉन्सिक्यूटिव, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम यहां से निकालेंगे, सर बी माइनस ए जो है वो इक्वल हो जाएगा सी माइनस बी के, क्योंकि बी माइनस ए भी कॉमन डिफरेंस देगा, सी माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस, दोनों बराबर होगा। तो बी को इधर भेज दिए, ए को इधर, तो बी प्लस बी, ए प्लस सी, मतलब 2b = a+c। मतलब अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स एपी में रहा तो 2b = a+c। याद रखिए, मेरी बात को मानिए। आप इसको ऐसे याद रखें, इफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, उसको ऐसे याद रखना है
बीच वाले का डबल अगल बगल का सम। बीच वाले का डबल, देखिए बीच वाले का डबल अगल बगल का सम। बीच वाले का डबल अगल बगल का सम। आपको इतना कुछ प्रूव नहीं करना है, बैठ के प्रूफ बताना मेरा काम था, इसे बता दिए। लेकिन ऐसा कुछ ही बहुत बड़ा चीज नहीं है इसके लिए। वो आप खुद भी थोड़ा बहुत समझदार है, या आप समझते हैं कि सर ऐसे कैसे निकला होगा ये। कभी भी थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स एपी में बोल दे तो आपको एक ही लाइन याद रखना है, बीच वाला तीन टर्म्स दिया रहेगा, अगल बगल का सम, और कुछ वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, समझिए। ठीक है, सवाल ऐसा है कि k+2 और 2k+5 आर इन एपी। ये देखिए तीन कॉन्स्टेंट टर्म दिख रहा है, एक दो तीन। के k+2, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी। आर इन एपी। आपको दो सवाल दे दिया, ये माने एमसीक्यू में ही पूछ दिया, तो आप क्या कीजिएगा, बैठ के सब प्रूव करके सोचते रहिएगा, नहीं ना डी निकालिएगा, नहीं निकालिएगा, तो आपको करना क्या होगा, बस आपको एक लाइन याद रखना है, बीच वाले का डबल अगल बगल का सम। तो बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल अगल बगल का सम। बीच वाले का डबल अगल बगल का सम। तो 2k+4, k+2k, 3k+5। 4 इधर भेजते हैं, 3 के इधर भेजते हैं, 2k-3k, 5 - 4, -k = 1, k = मतलब k का वैल्यू -1 के लिए एपी बनाएगा। k का वैल्यू आप -1 डाल के देख लीजिए, एपी बन जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत हो जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सवाल और किया जाए, जितना मजा सवाल लिया जाए। एक टॉपिक है, ध्यान रखिए इस बात का, सवाल बहुत पूछा जाता है इससे बेस्ट। तो इसको क्लियर करते चलिए, लिखते जाइए, टॉपिक बना बना के अपने साथ साथ एक नोट को रेडी करते जाइए। आपको एग्जाम टाइम में समझने में पढ़ने में आसानी होगी, आपके पास डाटा सही से कलेक्टेड रहेगा, रिवाइज करने में भी आसानी होगी। तो इस तरीके से एक आपको एग्जाम्पल दे दिया है, सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप जो कोई भी साइड बुक बनाइएगा उसमें मिलेगा ये सवाल। ओके, देखा जाए। चलिए मान लीजिए आपको एक सवाल छोटा सा पूछ रहे थे ना, कि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस दे दिया है, बोला है कि 5 है। एपी है, फॉर एपी, कोई एपी है, फॉर एनी एपी, कोई एपी है नहीं पता, कोई एपी होगा, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। अब बोल रहा है कि फाइंड कीजिए A18 - A13। ये सब एमसीक्यू के लिए आपको बेसिकली हम रेडी कर रहे हैं, पहले ध्यान समझिए मेरी बात, तो आपको मजा आएगा, पहले आप अच्छे से समझिए एक एक चीज को, तो ठीक है। कोई एपी के लिए आपको A18 और A13 का माइनस करके दो वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। तो डी का वैल्यू 5 दे दिया है, तो डी है मेरा, पता है डी क्या होता है सर, तो कॉमन डिफरेंस पता है सर। फर्स्ट टर्म भी नहीं पता था हमको, तो फर्स्ट टर्म को मान लिए क्या है, ए। तो सर फॉर्मूला होता है ए एन का, A+n - 1 × D। तो अगर सर मेरे को 18 पूछा है तो हम 18 डालेंगे, A18, A+18 - 1 डायरेक्ट लिखे 17। फिर सर 13 भी बोला है, तो A13, A+12D। अगर आप समझदार है, ठीक है। हम 18 का 13 का वैल्यू निकाल दिए, अभी आप पुट करके देखते हैं क्या होता है। A18 का वैल्यू कितना है, A+17D। A13 का वैल्यू कितना है, A+12। तो A+17D -A - 12D, ए से ये कैंसिल आउट, 17 - 12, 5D। देखिए सर ए का जरूरत था भी नहीं, ए मेरा उड़ गया, सवाल ऐसे बना हुआ था कि ए उड़ना ही था। अब मेरे को डी का वैल्यू डाल दीजिए, डी कितना है, 5। क्लियर है? इस तरह के, देखिए ऐसे में दो तरह का सवाल पूछा जाता है, चाहे तो आपको कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा ये वैल्यू पूछेगा, या ये वैल्यू दिया रहेगा कॉमन डिफरेंस पूछेगा।
ध्यान सुनिए मेरी बात, आपको यही वैल्यू दिया हुआ रहता, A18 माइनस तो 5D इक्वल टू कुछ निकलता, मान लो 25 निकलता और D का वैल्यू 5, ऐसे कर बोलते कि A18 माइनस A13 का वैल्यू कितना है, तो 25। और आपको पूछता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, A18 माइनस A13 पूछा, सेम टू सेम वैसे ही चलना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनिए मेरी बातों को और अच्छे से, सवाल लिया जाए। मतलब अभी आपको ज्यादा हाई फाई सवाल से आपको रूबरू नहीं कराया, आपको पहले हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं कि आप सही में एपी समझ जाए अच्छे से, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी, सवाल करने में आसानी होगी, और भी सवाल किया जाएगा साथ में बैठ के। लेकिन चीजों को पहले समझे, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो आप कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, क्वेश्चंस लेके नहीं जाएंगे। आपके पास क्वेश्चंस का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चंस बहुत सारे बना के आप बहुत सारी 30 मार्क खाने बन जाएंगे, ये बात समझ लीजिए। आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करें, सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश करें। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा तो क्वेश्चंस कैसे भी पूछे सवाल बन जाते हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं और भी चीजों को, थोड़ा क्वेश्चन और लेते हैं। तो एक आपको एपी हम दे रहे हैं, देखिए समझिएगा, हम एक एपी शुरू किए कि 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, ऐसे करते करते। हाँ, तो पूछा है इस एपी में, ऐसे एक एपी दिया हुआ है, बोला इस एपी में वो कौन सा टर्म है, विच टर्म इज 20 मोर देन द 36 टर्म। विच टर्म, इस एपी में सवाल, विच टर्म इज 20 मोर देन द 36th टर्म। मतलब 36 टर्म से बी 20 ज्यादा होगा, मतलब वो कौन सा टर्म होगा, कितने नंबर पे वो टर्म्स होगा जो 36 टर्म से 20 ज्यादा होगा। विच टर्म, मतलब एन का वैल्यू पूछा। ठीक है, आपको पता चल गया एन क्या है, एन के बारे में बोला है। लेट, पहले तो ए मेरा पता चला है कितना है सर, 4 है। डी पता चला है सर कितना है, तो 8 - 4 है, इट इज 4। सर डी भी पता चल गया, ए भी, मतलब जो हमको चाहिए तो मिल गया। बोला है सर कोई एक टर्म है, लेट द टर्म बी एन। सर कोई टर्म है एन, उसके बारे में बोला है जो nth टर्म है, इट इज 36 टर्म से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। लेट द टर्म बी एन, जो बोला है nth टर्म, इट इज 36 टर्म से 20 ज्यादा है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 36 टर्म, ए प्लस 36 - 1 इंटू डी, 20 नंबर है। देखिए यहां पर भी ए, यहां पर भी ये दोनों प्लस कैंसल आउट। डी का वैल्यू पता था मेरे पास, 4 डाल देते हैं, n - 1 इंटू 4, 36 - 1 35। डी का वैल्यू 4 प्लस n - 1, यहाँ निकले, यहाँ पर है 4। 35 × 4 70 140, हाँ, +20, n - 1 140 20 160 डिवाइडेड बाई 4, कट के आ गया 40। एन का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 40 + 1 41। दिस इज क्लियर है, बहुत इजी है समझ। देखिए ये सवाल, 30 विच टर्म इज 20 मोर देन द 36 टर्म, और भी तरीके से पूछा, विच टर्म इज एक्सीड्स द 36 टर्म बाई 20। सवाल ऐसे आता, एक्सीड्स करके दे देता, तो कहने का तात्पर्य सेम है, कहने का तरीका, मतलब पूछने का तरीका अलग है, बनाने का तरीका सेम है। ध्यान समझिए, तो एक एपी है, एक एपी के बारे में लिख लेंगे, और जो स्टोरी बोलेगा उसकी स्टोरी को पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ शुरू कर देंगे हम लोग। समझ रहे हैं, जो बोला था हमको, क्या बोला था, विच टर्म इज 20 मोर देन, लेट द टर्म बी एन, तो nth टर्म इज 20 मोर देन द 36 टर्म, होता है ये 36 टर्म से कितना ज्यादा है, 20। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन। 36 टर्म का फॉर्मूला 36, A36 पूछा हमसे, A36, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, A36 - 1 इंटू डी, पुट कर दिए, A36 - 1 इंटू डी, सॉल्व कर दिए, कट गया। बहुत
आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के सवाल ही होते नहीं, बहुत इजी आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी भी इसमें फंसिएगा नहीं आप, ये कंफर्म रहिए, कभी भी नहीं फंस सकते ये चैप्टर फंसने लायक है ही नहीं, कभी भी ऐसा फंसने वाला ही चैप्टर नहीं। बस कॉन्सेप्ट पे अपना भरोसा रखिए और सही से पढ़ते जाइए, और एक बार ये चैप्टर समझ में आ जाए फिर ये दिमाग से उतरता ही नहीं, ऐसा है। जी, आगे बढ़ा जाए। अब हमारा एन का जितनी भी पार्ट था हमारा समझने लायक, वो हम लोग समझ गए। हम लोग एसएन के बारे में समझेंगे, सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अच्छा, एक और भी चीजें थी लेकिन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग एसएन को देख लेते हैं। एक और पार्ट है, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो तो मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स को कैसे लिया जाता है एपी में, 4 टर्म्स को कैसे लिया जाता है उसके बारे में, ठीक ना। तो ये जानने का ये ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए, क्वेश्चंस बनाने में आसानी होती है, ठीक है। अगर किसी एपी का सम निकालना, एपी दे दिया है और बोला है सम, जैसे हम बोले थे एपी का हम लोग टर्म्स लिखते थे, कैसे लिखते थे, एपी का जो हम लोग जनरल टर्म लिखते थे कुछ ऐसे लिखते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, लाइक दिस, ऐसे करके लिखते जाते थे हम लोग। तो ऐसे करते करते हम लोग nth टर्म लिखते थे, क्या होता था, ए प्लस n-1 × d, ऐसे करते करते। अब बोल रहा है कि इस एपी के जो सम्स दिख रहे हैं, एपी जो दिख रहा है उसको जोड़िए, उसको ऐड करना है, एपी को ऐड करना, मतलब इसको ऐड करना, लाइक दिस, देखिए यहाँ पर ऐड होगा, आपको हर जगह यहाँ पर ऐड करेंगे। मेरा फर्स्ट टर्म था, इट इज द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और लास्ट में मेरा nth टर्म, सबको यहाँ पर हमको करना है ऐड। समझिए ध्यान से, ये मेरे nth टर्म को भी हम लोग करेंगे ऐड, ध्यान समझिए। जब इसको ऐड किया जाए, जरूरत नहीं है कि कैसे फॉर्मूला जनरेट हो, मतलब उसको कुछ है नहीं जाता, हम लोग देखते हैं सीधा। तो इसको जब ऐड किया जाएगा तो ये फॉर्मूला निकल के सामने आएगा, n/2 2a प्लस n-1 × d, क्योंकि इस फॉर्मूले को जनरेट करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, ना कहीं प्रूफ आने वाला मतलब नहीं है, तो समय को बर्बाद करने का फायदा है नहीं। इससे हम 2-4 सम्स और भी कर लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 × d, ये मेरा एस एन का फॉर्मूला है, सम ऑफ द एन टर्म्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है मेरे पास, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग इसको अगर ऐसे लिखा जाए, ए प्लस n-1 × d, तो इसका एक और फॉर्मूला सर जनरेट हो सकता है, इट इज Sn n/2, ए तो मेरा फर्स्ट टर्म है और ये मेरा लास्ट टर्म, एन, इसी एन को बोला जाता है लास्ट टर्म, ये हमारा लास्ट टर्म, इसको बुक में दिखाया जाता है एल से लास्ट टर्म को। तो हम लोग एस एन का फॉर्मूला को जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस, ये भी सही है वो भी सही है, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थोड़ा ध्यान से समझ के, ठीक है। तो आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये, या फिर ये, आपको मैं कहूंगा केवल एक ही याद रखिए, इसी से अपने आप जनरेट कीजिए, 25 फॉर्मूला याद करने को फायदा नहीं। और आपको सब कुछ पता ही पता है, एन मेरा nth टर्म होता है, ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है, डी मेरा होता है कॉमन डिफरेंस, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पूरे अच्छी तरीके से सम ऑफ द एपी के बारे में डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही।